हेलो डियर स्टूडेंट्स, EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैंने कुछ डिस्कशंस आपसे किए थे। मैंने सबसे पहला डिस्कशन आपसे किया था प्रोसेस के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था बिजनेस प्रोसेस के बाद मैंने आपसे कुछ बिजनेस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। बिजनेस प्रोसेस क्रॉस फंक्शनल है, परवेसिव है, एक्सेट्रा, वैल्यू एडिशन करती है, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, सक्सेस व्हीकल है एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने आपसे बिजनेस प्रोसेसेस के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें ऑपरेशनल, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस आती है। फिर मैंने आपसे एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट डिस्कस किया था, दैट मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसी के अंदर एक टॉपिक आता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या और बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे। देन इम्प्लीमेंटेशन में पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी देखी थी, डिफाइनिंग द नीड से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। कल मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपसे रिस्क और मैनेजमेंट डिस्कस किया था। तो रिस्क क्या था, रिस्क का मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क के टाइप्स क्या हैं। तो बिजनेस रिस्क हमने देखी थी, टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखी थी, डाटा रिलेटेड रिस्क इन्होंने बोला कि चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, उस पे हेडिंग 1.4.4 दे रखी है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। जो डिस्कशन कल चल रहा था बच्चों हमारा रिस्क मैनेजमेंट, उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहली बात, रिस्क मैनेजमेंट क्या। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट। It's given on page number 22 of new module. रिस्क मैनेजमेंट। सो बच्चों रिस्क क्या था, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा थ्रेट या इवेंट वो मटेरियलाइज हो जाए और उसके मटेरियलाइज हो जाने के कारण एंटिटी के जो ऑब्जेक्ट्स है वो एंटिटी अचीव न कर पाए। तो कोई भी ऐसी चीज जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोके, वो होता है रिस्क। और इस रिस्क को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। कैसे? इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम बहुत सारे काउंटर मेजर्स लगाएंगे, जिससे ये रिस्क जो है एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाएगी और मैनेजमेंट को रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा कि एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। कि रिस्क को ऐसे मैनेज करो कि वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे चले जाए और मैनेजमेंट को इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। सो हाउ द कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफाइंड इन आवर स्टडी मटेरियल। द रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले बोला है प्रोसेस का मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज, यानी रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क। मैं पहले बता दूं, पहले रिस्क आइडेंटिफाई होती है, राइट। तो रिस्क आइडेंटिफाइंग, असेसिंग द रिस्क, टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क, यानी एक्सेप्टेबली लो लेवल पे रिस्क को ले जाओ, मेंटेन करो, ताकि मैनेजमेंट को ये रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड, या फिर थ्रेट और इवेंट मटेरियलाइज नहीं होंगे, इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस मिले। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, अब आइडेंटिफाइंग वर्ड आ गया, मेजरिंग यानी असेसिंग एंड मिनिमाइजिंग द अनसर्टेन इवेंट्स अफेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट बच्चों? रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसे असेस करो, राइट, और उसके बाद काउंटर मेजर्स सेट करके उस रिस्क को मैनेज करो, कम करो टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, ताकि मैनेजमेंट को इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस मिले दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड और थ्रेट्स और इवेंट्स जो हम कल पढ़ रहे थे वो मटेरियलाइज नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। आगे आते हैं असेट्स। हमारी
सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आज के डिस्कशन में है वो है असेट। व्हाट इज असेट? एनीथिंग विच इज हैविंग एफईबी, जो एफईबी जनरेट करे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन यहां पे बच्चों, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ईआईएस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो और वैल्यू क्रिएट करती हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल असेट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल असेट दो प्रकार के होंगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, राइट। तो यहां पे आपके सॉफ्टवेयर्स, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं तो सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस रखेंगी, पायरेटेड तो रखेंगी नहीं। लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज सिस्टम डेवलपमेंट करने पे स्पेंड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इंटेंजिबल असेट है बच्चों। सेकंड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट एज इज इंफॉर्मेशनल एज, राइट। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सारी डिसीजन मेकिंग होती है। पर बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा असेट बोलते हैं, ये एक इंटेंजिबल असेट है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल असेट है और हम चाहते हैं ये प्रोटेक्टेड हो, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, इंटीग्रिटी मेंटेन हो, राइट। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपके पास जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वो भी आपके लिए असेट है। और ये जो थ्रेड्स हैं, लाइक फायर, वाटर, एनर्जी फ्लक्चुएशन, टेररिस्ट अटैक, नेचुरल डिजास्टर्स, इनसे हमारे असेट्स को नुकसान है। और जब आपके असेट्स को कोई चीज नेगेटिवली हिट करेगी, तो असेट को हिट होगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इस कारण हमें असेट को प्रोटेक्ट करना है। बच्चों, जिस प्रकार आप अकाउंट्स में और ऑडिटिंग में पढ़ते हैं फिक्स्ड असेट रजिस्टर रखती हैं एंटिटीज, उसी प्रकार मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशनल असेट्स का भी और आईटी असेट्स का भी एक रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, हर प्रकार के असेट्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, असेट। असेट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन इज फिजिकल फॉर्म, सॉफ्टवेयर्स, एम्प्लॉइज, ह्यूमन असेट बोलते हैं एम्प्लॉइज को, राइट। तो इन्होंने तो सारे असेट्स बताए हैं, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ असेट्स, दे ऑल हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहीं इंस्टीट्यूट इन असेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन न पूछ ले, ध्यान दे देना आप, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज दे आर रिकॉग्नाइज्ड टू बी ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो असेट वैल्यू क्रिएट करता है, वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा, नॉट इजीली रिप्लेसेबल, जिसको आप इजीली रिप्लेस न कर सकें, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। देन, जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का, पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। सो थर्ड पॉइंट में, दे फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी विदाउट विच द ऑर्गेनाइजेशंस में बी थ्रेटन। थ्रेटन मतलब उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं कर पाएगी। एंड देन इन असेट्स को क्लासिफाई किया जाता है प्रोप्राइटरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट। एक और चीज जो इन्हें नहीं दी है वो है पब्लिक। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट रिपोर्ट वो खुद ही वेबसाइट पे अपलोड करती है ताकि यूजर्स पढ़े, तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो हम सबको देना चाहते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है जो हम नहीं देना चाहते हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल नहीं देना चाहते, सेंसिटिव हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स, और प्रोप्राइटरी इन नेचर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर्स है। तो आप देखें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों किसके, असेट के। और असेट के बिना हम हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें असेट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट। देन आते हैं वल्नरेबिलिटी। मैंने मेरे अभी कुछ कल या परसों के लेक्चर में भी आपको बताया था कि वल्नरेबिलिटीज आर द वीकनेसेस इन द सिस्टम, राइट। तो वल्नरेबिलिटी, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको बच्चों कि इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट राउंड द क्लॉक, so you are the user of internet but you are not having antivirus, then it is vulnerable to attacks by the viruses, worms, trojan horses, etc. So what we must do,
कि हम एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें, राइट। अब मुद्दा क्या आ रहा है बच्चों कि इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी वीकनेसेस रह जाती हैं जब बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े सिस्टम आते हैं। तो आईटी ऑडिट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईएस ऑडिट बोल दीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो वहां पे ऑडिटर यही सारी जो कंट्रोल्स में कमियां है ना वो स्क्रॉल करके अपनी रिपोर्ट देता है, राइट। तो यहां पे आप देखें वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या है। वल्नरेबिलिटी इज द वीकनेसेस इन द सिस्टम, safeguards that exposes the organization और systems to threat। तो ये जो threats हैं अलग अलग नाना प्रकार की, ये materialize हो जाते हैं जब vulnerability यानी weaknesses रह जाती हैं system में। It may be a weakness in the information system or cryptographic system or component like hardware, software, etc. that could be exploited by a threat। तो जहां weakness रह गई वहां पे threat जो है वो hit कर सकता है, exploit कर सकता है। Vulnerabilities potentially allow a threat to harm or exploit the system। जैसे आपने सिस्टम पे पुअर एक्सेस कंट्रोल यानी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रखा, तो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं रखेंगे तो एनीवन कैन एक्सेस द सिस्टम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने आपको बताया एंटीवायरस नहीं है, फायरवॉल नहीं है, राइट। आपके इंटरनेट पे फायरवॉल नहीं है तो थ्रेट ही हो गया ना, है ना। तो ये सारे का सारा वल्नरेबिलिटी है बच्चों। इतना ही डेफिनेशन पढ़ना, मैक्सिमम 1 नंबर में आएगा, ठीक। आगे आते हैं थ्रेट एंड इवेंट्स। दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं। हम थ्रेट को एंड इट इज कवर्ड अटैक दे रखा है इवेंट की जगह, तो हम थ्रेट और अटैक ये दो चीजें अब पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट डिस्कशन इज थ्रेट अटैक। बच्चों रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ा, असेट पढ़ा, वल्नरेबिलिटी वीकनेस पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं थ्रेट एंड अटैक। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जहां पे बड़ा सा बिजनेस का डाटा सेंटर है वहां टेररिस्ट अटैक हुआ। तो टेररिस्ट अटैक क्या था? हैकर केकर क्रैकर जो करेंगे साइबर अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें क्या होता है आपके सर्वर को एंगेज करके रख दिया जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आप ही सर्वर से सर्विस नहीं ले पाते, दैट इज अटैक। लेकिन वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स ये सब क्या है? थ्रेट्स हैं, है ना। थ्रेट एज कंपेयर टू अटैक इज अ वाइडर टर्म, और थ्रेट जो है उसमें सारे इवेंट, सर्कमस्टांसेस, इवन अटैक्स भी इसी का पार्ट है। तो थ्रेट की डेफिनेशन के अंदर बच्चों अटैक जो है वो कवर हो जाता है। स्पेसिफिकली कोई आउटसाइडर अगर मेलाफाइड पर्पस के लिए अटैक करे तो वो अटैक है। अटैक इज अ पार्ट ऑफ थ्रेट, और थ्रेट में लेकिन बहुत सारी बाकी टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल चीजें भी आ जाएंगी। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले थ्रेट। थ्रेट क्या है? एनी एंटिटी, आपका कॉम्पिटिटर, एनी सर्कमस्टांसेस, एंटीवायरस नहीं रखा तो वायरस आ गया, एनी इवेंट लाइक अटैक, एनी इवेंट, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, फायर, राइट, with the potential to harm the software system or component through its unauthorized access, destruction, modification, denial of service। अब ये denial of service के आगे अटैक होना चाहिए, denial of service अटैक होता है, is called as threat। तो थ्रेट एक वाइडर टर्म है बच्चों। इस थ्रेट के कारण ही रिस्क अराइज हो रही है। इस थ्रेट के मटेरियलाइज होने के चांस को हम बोलते हैं रिस्क। इज इट राइट? तो थ्रेट एक एंटिटी है, एक सर्कमस्टांस है, एक इवेंट है, जैसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा। इट इज एन एक्शन, इवेंट, कंडीशन where there is compromise in the system, its quality, ability to inflict harm to the organization। जब ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल हार्म कॉज होने के चांसेस, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाए। थ्रेट हैज कैपेबिलिटी टू अटैक ऑन अ सिस्टम विथ इंटेंट टू हार्म। इट इज ऑफन टू स्टार्ट थ्रेट मॉडलिंग विद द लिस्ट ऑफ नोन थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज फाउंड इन द सिमिलर सिस्टम, राइट। अब बच्चों ये जो टेक्निकल लैंग्वेज थी इसको थोड़ा सा और आम भाषा में हम डिस्कस करते हैं। वायरस एक थ्रेट है, राइट। बहुत ज्यादा वायरसेस आ गए आपके सिस्टम में, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, डाटा लॉस हो गया।
वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये बड़े प्रकार के वायरस रहते हैं अलग प्रकार के, ये भी आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, राइट। साइबर अटैक्स लाइक हैकर क्रैकर ने अटैक किया, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो चोरी करके, या डाटा कॉन्फिडेंशियल था वो चोरी करके ले गए, ये एक दिक्कत थी इसमें, राइट। ऐसी बच्चों नेचुरल डिजास्टर्स हुए, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, इसके कारण भी क्या हुआ, आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम था जहां पे सर्वर्स थे, बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, उनको बहुत हार्म पहुंचा। अब आज की तारीख में ना बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है किन पे, इन आईटी रिसोर्सेज पे। याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बैंक के अंदर एक पासबुक में एंट्री नहीं होती है, इतना डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, राइट। अब बच्चों ऐसे केस में अगर ये थ्रेट मटेरियलाइज हो जाएगा तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा, हम हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएंगे एक्सेट्रा। इसके लिए तो क्या चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, राइट। तो अब ये तो सारे थ्रेट हो गए, लेकिन अटैक इसी का पार्ट है। जैसे अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, राइट। इन सॉफ्टवेयर टर्म्स एन अटैक इज अ मैलिशियस इंटेंशनल फॉल्ट, यूजुअली एन एक्सटर्नल फॉल्ट, जो इंटरनल मतलब एम्प्लॉइज ने नहीं किया, जनरली एक्सटर्नल होता है फॉल्ट, दैट हैज द इंटेंट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी इन द टारगेटेड सॉफ्टवेयर। तो टारगेटेड सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या है, आपकी रिसोर्सेस है, उसको टारगेट कौन कर रहा है, हैकर क्रैकर एक्सेट्रा, राइट। या जो लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना चाहते हैं, या इंट्रूडर्स, राइट, वो अटैक करने के लिए वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेसेस इन द सिस्टम, और फिर अटैक कर रहे हैं, राइट। अटैक से भी क्या होगा, आपके असेट्स डिस्ट्रक्ट होंगे, आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी सर्वर की, और आप आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट नहीं अचीव कर पाएंगे। और थ्रेट से भी यही हो रहा था, लेकिन थ्रेट एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर सारे अटैक्स भी शामिल हैं, लेकिन थ्रेट इज मोर वाइडर, राइट। जैसे आग लग गई, ये अटैक नहीं है, राइट। आग लग गई, सारे कंप्यूटर्स जल गए, डाटा डिस्ट्रॉय हो गया, फायर अकर होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया था, ये बच्चों थ्रेट जरूर है, राइट। हम बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं लेकिन एंटीवायरस नहीं था तो बहुत सारे वायरसेस आ गए, ये अटैक नहीं है, किसी ने जानबूझ के एक्सटर्नल पर्सन ने आपको हिट नहीं किया, ये थ्रेट है, राइट। तो लाइट आ जा रही है, पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार, और एकदम से सर्वर का सारा डाटा चले गया, ये अटैक नहीं था लेकिन ये थ्रेट था, पावर फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसको, राइट। डस्ट डिपॉजिट हो गई पीसीस में, अब पीसीस जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ये क्या है, एनवायरमेंटल थ्रेट है, अगेन ये भी अटैक नहीं है, लेकिन थ्रेट वाइडर टर्म है, इसके अंदर अटैक शामिल है बच्चों, राइट। अब आते हैं हम लाइकलीहुड, अगला टॉपिक जो आता है वो है लाइकलीहुड, हमारा 6th नंबर डिस्कशन, लाइकलीहुड। बच्चों लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। लाइकलीहुड मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ व्हाट, दिस थ्रेट और अटैक। थ्रेट और अटैक के मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोला गया है, लाइकलीहुड। सो लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट अकरिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करें, दैट थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग अनडिजायरेबल इवेंट। द प्रेजेंस, tenacity, strength of threat as well as the effectiveness of safeguard must be considered while assessing the likelihood. likelihood के लिए आपको देखना पड़ता है क्या क्या थ्रेट्स हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों। मुंबई में नरीमन पॉइंट या आसपास का एरिया जो सी शोर के पास में है। अब मुंबई में क्या है, बारिश बहुत सारी आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई। तो हमने कई बार देखा है कि सूरत में भी जैसा केस हुआ था, गुजरात में हो चुका है 2 बार, मुंबई में हो चुका है कि जब वहां पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो एक्सेस रेन के कारण जब बाढ़ जैसे हालात आ गए तो कुछ 5-6 फीट तक पूरा पानी भरा हुआ है आसपास के एरिया में। थिंक ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों जो बड़ी बड़ी प्रेमाइसेस के अंदर बेसमेंट में अपना कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम रखती है। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम अगर बेसमेंट में है और इतना ज्यादा पास में एरिया है तो पानी तो आएगा ही आएगा, अंदर आएगा, तो सारा रिसोर्स डिस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके चांसेस क्या हैं, बहुत हाई हैं मुंबई। लेकिन मैं बोलूं उज्जैन में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, और उज्जैन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम यानी सर्वर्स और डाटा प्रोसेसिंग जहां पे भी होता है वो सिस्टम सब बेसमेंट में।
क्या अपने उज्जैन में बाढ़ आने के चांसेस हैं? नहीं, तो उसकी रिस्क एकदम ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड बहुत कम है। वेयर इज मुंबई वगैरह, वहां पे रिस्क हाई है इस चीज की। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, राइट। तो मैं वापस बता दूं, थ्रेट और अटैक के मटेरियलाइज होने के चांस, उसको बोला जाता है लाइकलीहुड, राइट। अब अगला टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिस्क। ये रिस्क को ही मैनेज करना था बच्चों, लेकिन रिस्क टर्म हम डिफाइन कर लेते हैं यहां पे, राइट। कोई भी थ्रेट या कोई भी इवेंट या कोई भी अटैक, ये थ्रेट, इवेंट, अटैक, इनके मटेरियलाइज होने के लाइकलीहुड से आती है रिस्क। सो रिस्क इज द चांस ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ थ्रेट और अटैक। क्यों? क्योंकि रिस्क अगर है तो देयर आर चांसेस कि आप आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स अचीव न कर पाए। क्यों बिजनेस ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएंगे? मैं बार बार बता रहा हूं, आज आप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपकी हर ट्रांजैक्शन जो है वो सिस्टम प्रोसेस करते हैं और सिस्टम को हिट कर रहे हैं ये अनडिजायरेबल इवेंट्स, अटैक्स, राइट। तो इनके पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ थ्रेट और अटैक इज कॉल्ड इज व्हाट? रिस्क। और इस रिस्क के कारण आप देखें एक और टर्म दे रखा है, ये रिस्क तो उन्हें डिफाइन नहीं किया था तो मैंने लिख दिया है, राइट, यहां पे। फिर आप देखें अगला पॉइंट, दैट नेक्स्ट पॉइंट, 8th इज एक्सपोजर। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? बच्चों अगर रिस्क को देखें तो लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट और इवेंट बीइंग मटेरियलाइज्ड इज रिस्क। लेकिन रिस्क अगर हमने एक्चुअली फेस की, रिस्क ना पोटेंशियल होती है, जो चीज हम सोचते हैं ना होगी वो रिस्क होती है, लेकिन वो एक्चुअली आप फेस कर लें और उसकी वजह से लॉस हो जाए तो उसे बोला जाता है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर इज द एक्चुअल क्वांटम ऑफ लॉस अगर रिस्क जो है वो मटेरियलाइज हो जाए, राइट। अब बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक बैंक है और उस बैंक में से किसी के फंड्स जो हैं वो हैकर क्रैकर ने चोरी कर दिए। अब ऐसे केस में जब फंड्स जो हैं वो स्टील कर दिए गए, चोरी कर दी गई, तो यहां पे क्या हुआ, अगले दिन न्यूज़पेपर में बड़ी सी एक न्यूज आई कि इस पर्टिकुलर बैंक की इस पर्टिकुलर ब्रांच से इस पर्सन के साथ ये धोखाधड़ी हुई, राइट। अब क्या क्या नुकसान होगा? सबसे पहली बात, पहला नुकसान एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, जो पैसे चोरी हो गए, सपोज 10 लाख रुपए थे उसके अकाउंट में, 10 लाख फाइनेंशियल लॉस। दूसरा, उस व्यक्ति ने बैंक को स्यू कर दिया कि इनके कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, सेफगार्ड हमें बताए नहीं थे, तो लीगल केसेस जो फेस करेंगे उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी, वो भी है। बैंक की रेपुटेशन को हिट किया इसने नेगेटिवली, रेपुटेशनल लॉस भी एक्सपोजर के अंदर आएगा। यानी देखिए आप नियर एंड फॉर जितने भी लॉसेस हो रहे हैं ना वो सब एक्सपोजर के अंदर आ जाते हैं, राइट। जब रिस्क एक्चुअलाइज हो जाए तो संस्था को जो जो लॉस होंगे उसे एक्सपोजर बोला गया। तो पैसे गए वो लॉस था, लीगल स्यूट्स फेस कर रहे हैं वो लॉस है, हमारी रेपुटेशन डाउन हुई वो एक लॉस है। लेकिन बच्चों आप सोचो, अगले ही दिन जो जो लोग डिसाइड करके बैठे थे कल जाके बैंक अकाउंट खुलवाना है और उन्होंने जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा उनका डिसीजन चेंज हो जाएगा कि उस बैंक में अकाउंट खोले या ना खोले। तो जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे उनका लॉस भी तो एक लॉस है। अगर आग लगी 15 दिन तक बिजनेस नहीं कर पाए तो लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस भी तो एक लॉस है। तो जितने भी नियर एंड फ्यूचर लॉसेस हैं वो सब क्या मिलके कहलाएंगे? एक्सपोजर बच्चों, राइट। तो देखिए आप, एन एक्सपोजर इज द थ्रेट, an exposure is the extent of loss is exposure the enterprise has to face when risk materialize। तो रिस्क जब मटेरियलाइज हो जाए तो जितना नुकसान होगा उसे एक्सपोजर बोला गया। इट इज नॉट जस्ट इमीडिएट इंपैक्ट, वो 10 लाख रुपए सिर्फ नुकसान थोड़ी था, बट रियल हार्म दैट अकर इन लॉन्ग रन, लॉस ऑफ बिजनेस, फेलियर टू परफॉर्म सिस्टम, लॉस ऑफ रेपुटेशन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ रिसोर्सेस, ये सब मिलके एक्सपोजर यानी लॉस कहलाएगा। अब बच्चों जो जो टर्म्स हमें दे रखे थे रिस्क से रिलेटेड, हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा,
हमने असेट पढ़ा, वल्नरेबिलिटी पढ़ा, थ्रेट पढ़ा, एक्सपोजर पढ़ा, लाइकलीहुड, अटैक के बाद आप देखें काउंटर मेजर दे रखा है हमें। अगला टर्म क्या है? काउंटर मेजर। बच्चों अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने देखा कि कितना लॉस हमें होगा। उस लॉस को देखते समय उसने ध्यान में रखा रिस्क के मटेरियलाइज होने के चांसेस, रिस्क जिन सोर्सेस से आ रही थी वो क्या क्या वीकनेसेस हैं, किन किन असेट्स को नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम रिस्क को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टेबली लो लेवल पे ला रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि सिस्टम्स वगैरह सब चलते रहेंगे। तो रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या लगाने पड़ते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। और इंटरनल कंट्रोल्स को क्या बोला गया है? काउंटर मेजर। तो हमारा जो इंट्रानेट है उसमें आउटसाइडर इंट्रूडर ना आ जाए, क्या लगाएंगे? फायरवॉल। हम राउट द क्लॉक नेट से कनेक्टेड हैं, वायरसेस का अटैक ना हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इंट्रूडर्स फिर भी आ गए तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डाटा जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करके रखा है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा रखो, राइट। आग से नुकसान ना हो जाए, फायर। आज हमने एग्जांपल देखा, थ्रेट है फायर प्रूफ मटेरियल, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर सपरेशन सिस्टम। ये सब क्या है? ये काउंटर मेजर्स हैं फायर से बचने के लिए। तो नाना प्रकार के कंट्रोल्स हम लगाएंगे बच्चों। चैप्टर 3 में सारी चीजें एट डेप्थ पढ़ोगे आप, राइट। तो काउंटर मेजर इज एन एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर, टेक्निक and other measure that reduces the vulnerability of the component or system is referred to as counter measures। तो सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं बच्चों वो काउंटर मेजर्स होते हैं। नाउ इस टॉपिक के बाद आप देखें बच्चों क्या दे रखा है हमें? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, राइट। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। बच्चों ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिए हैं अब ये हमें काम में आएंगे किसको समझने के लिए? Risk management strategy. This is heading number 1.4.5 in new module. It's on page number 1.25, right? So, risk management strategies. सो बच्चों व्हाट आर वेरियस स्ट्रेटेजीज, ये आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आस्किंग रही है इसकी। सो देयर इज एलिमिनेट द रिस्क, वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज ट्रांसफर द रिस्क। Next one is mitigate the risk. Next one is accept or tolerate. And last one is turn back. So बच्चों ये आज का हमारा लास्ट डिस्कशन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। हमने देखा रिस्क होती है और रिस्क जब मटेरियलाइज हो जाए तो एक्सपोजर होगा यानी क्वांटम ऑफ लॉस। उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं? रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, रिस्क को मिटिगेट यानी कम करना चाहते हैं। तो रिस्क को मैनेज करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है? द फर्स्ट वन इज टू एलिमिनेट। बच्चों लेट अस सपोज आपका अभी तक का जो बिजनेस है ना वो पूरा का पूरा मैनुअल है। अब आपने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया और एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद उनको बोला कि ये जो बिजनेस है ना हमें पूरा का पूरा ऑनलाइन करना है, और आपने बहुत सारी चीजें बताई, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा वैसा ये वो, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेस होंगी, सर्वर खुद ही डाटा प्रोसेस करेगा एक्सेट्रा। अब जैसे ही उन एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि सर अगर सारे के सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली चलेंगे तो ये प्रकार के रिस्क है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपने बोला नहीं हम आगे इन रिस्क को देख के ये चीजें नहीं करेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रकार की रिस्क ही खत्म हो गई। तो आपने रिस्क को क्या कर दिया? एलिमिनेट। हाउ?
जहां ऐसी रिस्क आ रही थी जिसको आप मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लॉस बहुत ज्यादा होगा लेकिन हमारे लिए संभावित नहीं है कि हम इतना खर्चा करके कंट्रोल्स लगाएं, तो आपने वो एक्टिविटी ही नहीं की, राइट। तो ऐसे केस में वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है आपने हटा दिया, तो रिस्क ही खत्म हो गई। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, एलिमिनेट द रिस्क। फिर उन एक्सपर्ट्स ने बोला सर कि आपके कभी फायर वगैरह अगर हुई तो आपके सिस्टम्स, आपका डाटा, उसको नुकसान होगा। ये जितना इतना महंगा आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेके आएंगे, जब आग लगी तो हार्डवेयर तो पूरा ही जल जाएगा। तो क्या करें, हमने इंश्योरेंस करवा दिया। अब हम अगर इंश्योरेंस करवा देंगे तो रिस्क क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। कैसे, इंश्योरेंस कंपनी लॉस को बियर करेगी। ऐसे दूसरा बहुत सारी हमें उसने और रिस्क बताई, जैसे ऐसा ऐसा हुआ तो ये सब नेटवर्क पे आप इतना खर्चा कर रहे हैं या क्या, तो हमने नेटवर्किंग को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर दिया तो हम सिर्फ रेंट पे करेंगे। ऑनरशिप तो नेटवर्क डिवाइसेस की किसकी है, किसी और व्यक्ति की, हमें तो रेंटल पे करना था, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो उस व्यक्ति का हुआ। ये हमने क्या की, रिस्क को ट्रांसफर किया या शेयर कर दिया। जैसे इंश्योरेंस बताया मैंने आपको, आउटसोर्सिंग सम एक्टिविटीज बताया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। और एलिमिनेट में मैंने क्या बताया था, जब एक हाई एंड सिस्टम हम सोच रहे थे तब इतनी सारी रिस्क आ गई थी कि कुछ एलिमेंट्स हमने, कुछ ट्रांजेक्शंस या कुछ सिस्टम्स जैसे हम सोच रहे थे फुल्ली ऑटो चले सब, वैसा थोड़ा सा हमने रिड्यूस कर दिया। तो जो कुछ थ्रेड्स थे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, अब आएंगे ही नहीं, तो उनको कहा हमने एलिमिनेट। दूसरा ट्रांसफर में मैंने क्या बताया, इंश्योरेंस करवा दो, आउटसोर्सिंग करवा दो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। अब वो बोले कि सर डाटा कहीं चोरी ना हो जाए, तो हमने एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा रखा। एनक्रिप्शन एक कंट्रोल है, तो जितने भी काउंटर मेजर्स, ये जो 9th नंबर पॉइंट में मैंने बताया, ये क्या क्यों आते हैं, टू मिटिगेट द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए, लो करने के लिए। अभी जब मैं वो फायर प्रूफ मटेरियल आपको बता रहा था, फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म, ये सब क्या थे, फायर वाली रिस्क को कम करने के लिए थे। तो रिस्क को हम मिटिगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही डाटा कहीं इरनियसली डिलीट ना हो जाए, तो डेटा का बैकअप रखना, ये भी एक काउंटर मेजर था। इससे हमने रिस्क को क्या किया, मिटिगेट किया। तो पहले देखिए उस एग्जांपल में जो एक मैनुअल बिजनेस था आपका, उससे फुल्ली ऑटो पे आ रहे थे, फिर आपने कुछ एक्टिविटीज हटा दी जो आपको बहुत ज्यादा रिस्की लग रही थी, तो वो क्या हो गया, एलिमिनेट द रिस्क। फिर कुछ रिस्क आपने क्या किया, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, उससे रिस्क को ट्रांसफर या शेयर कर दिया। जो रिस्क बच गई उसके लिए आपने बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताया, काउंटर मेजर्स, उससे आप रिस्क को क्या कर रहे हो, मिटिगेट। लेकिन रिस्क जो है बच्चों वो रिड्यूस तो हो सकती है लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकती, ये बार बार बोलता हूं आपको। तो फिर भी उन एक्सपर्ट्स ने आपको बताया सर ये जो सिस्टम है ना, भले आप इससे सारे के सारे कंट्रोल्स लगा दो, फिर भी ये रिस्क रह गई। तो थोड़ी रिस्क तो रहेगी ना बिजनेस करने के लिए, तो जो बाकी बची हुई रिस्क है उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट, यानी कि टॉलरेट। मटेरियलाइज होगी तब देखेंगे, विल फेस इट, वी आर हैविंग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, विल फेस इट, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट और टॉलरेट द रिस्क। आप देखिए कुछ रिस्क को क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट, कुछ रिस्क को शेयर या ट्रांसफर कर दिया, कुछ रिस्क को कंट्रोल्स के थ्रू कम कर दिया, मिटिगेट। थोड़ी सी जो रेसिडुअल रिस्क रह गई वो हम फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, टॉलरेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स थे जो थ्रेट दिख तो रहे थे लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो थी। जैसे मैंने आपको बताया उज्जैन में क्या किसी का कंप्यूटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी रूम है, तो क्या वाटर के कारण वो डैमेज हो सकता है, यहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आएगी, उसके चांसेस आर निल, बहुत कम चांसेस है। तो ऐसे केस में दैट इज कॉल्ड एज टर्न बैक। ऐसे थ्रेड्स जो हमें दिख रहे थे लेकिन जिनका लाइकलीहुड ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं टर्न बैक। Where the probability or impact of risk is too low, then management may decide to ignore that risk. कुछ है नहीं ऐसा, right? Turn back. तो बच्चों ये सारी की सारी क्या थी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज थी कि रिस्क को हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे असेस किया था और फिर रिस्पॉन्ड किया था, दैट वाज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। तो हम रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसकी ये अलग अलग 5 स्ट्रेटेजी से याद करके जाना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे का डिस्कशन मैं अगले वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। टिल दैट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा पढ़ लें, और मैं वापस बोलता हूँ कॉपी अच्छे से बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हेडिंग्स याद करनी है, डिस्क्रिप्शन मन से लिखना बच्चों, लैंग्वेज एज इट इज हो ऐसा जरूरी नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।